हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डायमंड ज्ञान अड्डा में। और मैं आज से आपके लिए जो पैट में हिंदी का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको मॉक टेस्ट देने वाला हूं, और जिसमें आपको 40 से 45 क्वेश्चंस मिलेंगे। और पूरे जो सिलेबस है हिंदी का, जिसमें संधि है, लिंग है, विलोम शब्द है, पर्यायवाची है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, भिन्नार्थक शब्द है, ये सब कुछ मिलेंगे। तो अपना चेक करिए आप कि कितने नंबर आप ला पाते हैं, और उस आधार पर अभी भी आपके पास समय है, क्योंकि 20 अगस्त को एग्जाम होना है। तो आप फुल मोड में अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, एग्जाम के लास्ट दिन तक वेट ना करिए, अभी से लगे रहिए। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि अन्वय का संधि विच्छेद है। तो अन्वय का संधि विच्छेद देखिए, आप ऑप्शन में लिखे हुए हैं अनु प्लस आय, अनु प्लस आय, अनु प्लस आय या अनु प्लस आय। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन है अन्वय में जो संधि है वो है अनु प्लस आय। अब मैं यहीं पर आपको एडिशनल बात बता दूं कि अन्वय में संधि विच्छेद तो इसका अनु प्लस आय है, लेकिन अगर बात करें कि इसमें कौन सी संधि है, तो इसमें जो संधि है वो आपकी यण संधि है। ठीक है, तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि निम्न में किसमें विसर्ग संधि है। और बहुत ज्यादा प्रश्न विसर्ग संधि से पूछे जाते हैं अब। तो किसमें विसर्ग संधि है? निरंतर में है, जगदीश में है, दिग्गज में या महिष में? तो देखिए विसर्ग संधि जो है वो ऑप्शन ए निरंतर में है, क्योंकि इसमें जो विसर्ग संधि बनेगी तो निहि प्लस अंतर हो जाता है इसमें विसर्ग संधि। और अगर बात करें जगदीश में, तो जगदीश में होता है इसका संधि विच्छेद जगत प्लस ईश। और इसी प्रकार से महिष में तो मही प्लस ईश होता है। और इसी बात करेंगे दिग्गज में तो दिग प्लस गज होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि बागजाल का संधि विच्छेद है। तो बागजाल का संधि विच्छेद है बाघ प्लस जाल, बाघ प्लस जाल, बाघ प्लस जाल या बाघ प्लस जाल। तो बताइए इसका ऑप्शन कौन सा होगा? बहुत ज्यादा पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन ए पार्ट सही है, बाघ प्लस जाल। ठीक है, और अगर कोई इसमें पूछे आपसे संधि कौन सी है तो वो व्यंजन संधि है। ठीक। नेक्स्ट अगला प्रश्न है मनोहर में संधि है। देखिए मनोहर में कौन सी संधि है? मनोहर में ये कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जो लोग केवल ट्रिक से संधि विच्छेद पढ़ लेते हैं वो ये ध्यान रखते हैं कि ए की मात्रा और ओ की मात्रा, और पूछ बता देते हैं इसमें संधि कौन सी है, तो कह देते हैं गुण संधि। लेकिन अगर आप देखो ओ की मात्रा है तो क्या इसमें गुण संधि है? नहीं है, सरासर गुण संधि नहीं। तो फिर इसमें संधि कौन सी है? तो मनोहर में जो संधि है वो है विसर्ग संधि, मनहा प्लस हर। ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, देखिए सही सुमेलित करना है। तो ये तो आपको संधि के कुछ प्रश्न थे। अब प्रश्न है आपके लिंग के। तो लिंग के प्रश्नों में सबसे पहला प्रश्न है, इधर लिखा है पुल्लिंग, इधर लिखा है स्त्रीलिंग, कि साहब का पुल्लिंग क्या होगा, पिता का क्या होगा, हाथी का क्या होगा या सांप का क्या होगा? तो साहब का हो जाता है मैम, पिता का हो जाता है माता, हाथी का हो जाता है हथनी, सांप का हो जाता है सापित। तो ऑप्शन अगर कहें तो पहले का फोर्थ, थर्ड, सेकंड और वन, तो ऑप्शन ए पार्ट सही है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। एक बात मैं बता दूं आपको कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान करने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है। वैसे तो पहचान के कई तरीके हैं, या तो आप वाक्य में प्रयोग करके उस शब्द को लगाइए और फिर देखिए कि वो स्त्रीलिंग का बोध करा रहा है या पुल्लिंग का बोध करा रहा है। नहीं तो दूसरा और सबसे सरल तरीका है, वो ये है कि किसी भी शब्द से पहले आप कोई भी विशेषण शब्द लगाइए, कोई भी विशेषण शब्द। और वो विशेषण शब्द हो सकता है या अच्छा या अच्छी करके हो सकता है, या आप कह सकते हो मेरा या मेरी करके हो सकता है, या आप कह सकते हो कि कैसा या कैसी करके हो सकता है। तो आप इन विशेषण शब्दों को लगाओ और आपको अपने आप पता चल जाएगा कि वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। अब जैसे इसमें पूछा गया है कि स्त्रीलिंग है, तो देश है, द्वीप है, नगर है या झील है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो कैसा देश होता है मतलब पुल्लिंग हो गया, कैसा द्वीप होता है मतलब पुल्लिंग हो गया, कैसा नगर होता है पुल्लिंग है, लेकिन कैसा झील नहीं होती, कैसी झील होती है, तो स्त्रीलिंग शब्द झील है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो पुल्लिंग शब्द कौन सा है? दया है, भाषा है, माया है या आभार है? तो बताइए कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो बस वही प्रक्रिया कर सकते हो, कैसी दया होती है, कैसी भाषा होती है, कैसी माया होती है और कैसा आभार होता है। ठीक है, अच्छा आभार। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि भील का स्त्रीलिंग शब्द है। तो भील का भालू होगा, विलीनी होगा, भीलनी होगा या भालना होगा? तो भील का जो स्त्रीलिंग शब्द है वो भील का स्त्रीलिंग शब्द होता है भीलनी। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि अनिवार्य का विलोम है। तो अनिवार्य का विलोम होता है ऐच्छिक। तो 9 का जो ऑप्शन है वो बी पार्ट सही है। नेक्स्ट अगली प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है आपका
अगला प्रश्न है कि चिरंतन का विलोम है नश्वर, अचर, अचिंतन या अचेतन। तो चिरंतन का जो विलोम है वो होता है नश्वर। ठीक। स्थावर शब्द का विलोम शब्द है, स्थावर का चंचल है, चेतन है, चंचल या जंगम है, ये भी बहुत पूछा गया, तो स्थावर का जंगम होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है? कौन सा युग्म गलत विलोम शब्द है? प्रवेश, नवेश, मूक, वाचाल, भूत, भविष्य, पुरस्कार, तिरस्कार। तो बताइए इसका ऑप्शन कौन सा है जो गलत युग्म है? तो प्रवेश का नवेश नहीं होगा, तो यही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है अंतरिक्ष, पीयूष, अंबर या नभ। तो व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है ये बताना है आपको। तो पीयूष नहीं है, क्योंकि पीयूष माने क्या होता है, ये अमृत का पर्यायवाची है, और व्योम माने होता है आकाश, तो वो आकाश का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है कि पर्यायवाची युग्म सही नहीं है। कौन सा युग्म पर्यायवाची की दृष्टि से सही नहीं है? पुरंदर, अमरपति, सरोवर का पुष्कर, जलादि का अम्बुद या फड़ी का उर्म। तो बताइए इसका ऑप्शन देखिए, सी जो है जलादि का अम्बुद। ठीक है, ये बादल का हो गया, ये समुद्र का हो गया, जो कि गलत है। अगला प्रश्न है कि रात्रि का पर्यायवाची नहीं है रजनी, समीर, विभावरी या निशी। देखिए रजनी भी होता है, विभावरी भी होता है, निशी भी होता है, लेकिन समीर इसका पर्यायवाची नहीं है। समीर वायु या पवन का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है। तो मृगेंद्र का पर्यायवाची क्या है? शार्दुल है, हिरन है, अहि है या कुरंग है। तो मृगेंद्र का पर्यायवाची जो शब्द है, तो बताइए इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? इसका ऑप्शन ए पार्ट है कि मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द शार्दुल है। ठीक है, क्योंकि शार्दुल माने हिर वो होता है आपका सिंह, तो सिंह का पर्यायवाची है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, और बहुत अच्छा प्रश्न है, विशिक किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है? बताइए, बुद्ध का, तरु का, बाण का या सरोवर का। तो इसका ऑप्शन ए पार्ट सही है, बुद्ध का पर्यायवाची है विशिक। अब देखिए कुछ शब्द आपके वर्तनी के आने वाले हैं, क्योंकि सिलेबस का हिस्सा है वर्तनी, तो शुद्ध वर्तनी पहचाननी है आपको। अब प्रश्न ये लिखा है अशुद्ध वर्तनी बताइए, मतलब 3 शुद्ध है, 1 अशुद्ध है। एक लिखा हुआ है अंतधान, एक लिखा हुआ अनुग्रहित, एक लिखा हुआ आध्यात्म, एक लिखा हुआ अधीन। तो बताइए इसमें कौन अशुद्ध है? तो अशुद्ध की दृष्टिकोण से आध्यात्म लिखा हुआ, ये अध्यात्म होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? बताइए किसकी वर्तनी अशुद्ध है? विश्लेषण की, प्रदर्शनी की, ज्योत्सना की, अनाधिकार की। तो बताइए इसका ऑप्शन कौन सा है जो अशुद्ध है? तो 3 शुद्ध होंगी, 1 अशुद्ध होगी। विश्लेषण सही लिखा है, प्रदर्शनी भी सही लिखा है, ज्योत्सना भी सही लिखा है, अनाधिकार नहीं होता अनाधिकार होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि शुद्ध शब्द है बताना है, कुमुदनी, कुमुदनी, कुमुदनी या कुमुदनी। बहुत ही अच्छा प्रश्न हो गया, ये इंपॉर्टेंट भी है। बताइए किसमें कौन सा सही लिखा हुआ? तो दोनों छोटी की मात्रा जिस पर लगी होती है वो शब्द सही होता है। अगला प्रश्न अगर बात करें कि शुद्ध वर्तनी है आधीन में, व्यवहारिक में, निष्ठान में या अत्यधिक में। तो बताइए किसमें शुद्ध वर्तनी है? तो अगर कहें तो इसमें शुद्ध वर्तनी अत्यधिक में है। आधीन नहीं होता, अधीन होता है। व्यवहारिक नहीं होता, व्यावहारिक होता है। मिष्ठान बिल्कुल सही लिखा है, अत्यधिक शुद्ध वर्तनी इसकी सही है। इसमें मिष्ठान में 2 ना नहीं 1 ना होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अब देखिए कुछ भिन्नार्थक शब्द पूछे जाने हैं, ये सिलेबस का हिस्सा है। भिन्नार्थक शब्द मतलब जिनका अर्थ अलग अलग हो, उच्चारण लगभग सेम हो, अभय और उभय। तो इसका बताइए ऑप्शन कौन सा सही होगा? निर्भय दोनों, हवा या अग्नि, दमन या दामन, दर्शन या दर्शन। तो अभय माने होता है निर्भय और उभय माने दोनों ओर, तो ऑप्शन ए पार्ट सही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि अली और अली का सही अर्थ है कंधा या हिस्सा, दमन या दामन, मोहरा या शकी या दर्शन या दर्शन। तो अली माने क्या होता है? देखिए अली माने होता है मोहरा और बड़ी की मात्रा माने होता है शकी, तो ऑप्शन बी पार्ट सही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि युग्म शब्द की कौन सी जोड़ी सही है? बताइए कौन सी जोड़ी सही है? न्याय अन्याय, धरा पृथ्वी, अचल या अचला या मान या अपमान। बताइए कौन सी जोड़ी जो है वो सही है? तो ऑप्शन जो है वो 24 का सी पार्ट अचल और अचला ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि चिर और चीर का अर्थ क्या है? देखिए नया या पुराना, पुराना या कपड़ा, किला या कास या चर या अचल। तो चिर माने क्या होता है? चिर माने होता है पुराना और चीर माने होता है कपड़ा, तो ऑप्शन सी पार्ट सही है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार पूछा जा चुका है, उसके लिए कौन सा शब्द होगा? विदुषी, असूर्यम पश्या, अलक्ष्या या शास्त्रज्ञ। तो आप लोगों को पता होगा, इसका ऑप्शन सी पार्ट सही है, असूर्यम पश्या। अगला प्रश्न है अपने सहारे पर
रहने वाले को क्या कहते हैं? स्वावलंबी, बलिष्ठ, आत्मनिर्भरी या आत्मविश्वासी। तो अपने सहारे पर रहने वाले को कहते हैं स्वावलंबी। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि पैर से सिर तक के लिए एक शब्द है, सिख, नख, सिरों पर या पाद मस्तक या आपाद मस्तक। तो बताइए इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो इसका ऑप्शन जो है वो डी पार्ट सही है, आपाद मस्तक। ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न कि जिसकी पहले से कोई आशा ना हो, अप्रत्याशित, आशाजनक, आशातीत या प्रत्याशित। तो जिसकी पहले से आशा नहीं होती उसको कहते हैं अप्रत्याशित। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कि आंख में गड़ने मुहावरे का अर्थ है गौर से देखना, मन में खटकना, सहन न कर पाना या वस्तु को पाने की उत्कृष्ट लालसा। तो आंख में गड़ने का मतलब होता है मन में खटकना। तो बी ऑप्शन जो है वो इसका सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ है मूर्ख बन जाना, अपमानजनक बात कहना, बुद्धि भ्रष्ट होना या बेफिक्र होना। तो अक्ल पर पत्थर पड़ना का मतलब बताइए इसका ऑप्शन कौन सा सही है? तो वो सी पार्ट है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि जूतम पैजार, जूतम पैजार मुहावरे का क्या अर्थ होगा? लड़ाई झगड़ा होना, लूट मचाना, छीना झपटी करना या किसी वस्तु की बगवायत। तो जूतम पैजार कहते हैं जूतम पैजार हो जाएगा, मारा पीटी हो जाएगी, तो लड़ाई झगड़ा करना। ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि पौ बारा होना, इसका मुहावरे का अर्थ क्या है? बसंत ऋतु का आगमन, अत्यधिक लाभ लेना, भाग जाना या वर्ष भर काम करना। तो बताइए इसका ऑप्शन कौन सा होगा? तो इसका ऑप्शन सी है अत्यधिक लाभ लेना। अगला प्रश्न है हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? बालकृष्ण भट्ट, निराला, प्रताप नारायण मिश्र या पंत। तो बताइए इसका ऑप्शन कौन सा होगा? इसका ऑप्शन ए पार्ट सही है, बालकृष्ण भट्ट, क्योंकि आपको रचनाएं भी आनी है तो वो भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि कौन सा उपन्यास अज्ञेय का है? मतलब हीरानंद सच्चिदानंद बादशाह अज्ञेय का पूरा नाम है। करबला है, मछली मरी हुई या नदी के द्वीप या राग दरबारी। तो नदी के द्वीप जो है वो इनका उपन्यास है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है मानस कांच, तितली, चित्रलेखा या निर्मला। तो इनकी तितली जो है वो इनका उपन्यास है। अगला है मैला आंचल, इसके लेखक कौन है? परीक्षण नाथ रेणु, प्रेमचंद, देवराज या द्विवेदी। तो इसके हैं परीक्षण नाथ रेणु। और आज का सेट का अंतिम प्रश्न, सूरदास की रचना नहीं है। तो सूर सागर भी है, साहित्य लहरी भी है, सूर सहारावली भी है, ये उद्धव शतक नहीं है। तो इस तरीके से आपने आज के सेट में 38 महत्वपूर्ण प्रश्न जो पूरे पूरे पैट के सिलेबस पर आधारित हैं, और आप अपना मूल्यांकन करिए कि आप इन 38 में कितने प्रश्न कर पा रहे हैं, और नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपनी मेहनत कंटिन्यू बरकरार रखिए और चैनल को इसी तरीके से अपना प्यार देते रहिए। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। धन्यवाद।